हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हालचाल। आई होप आप सभी मस्त हो गए, खुश हो गए। आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और इससे जुड़ा हुआ एक प्यारा सा लॉ है जिसे कहते हैं गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ। ठीक बात है। वो पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने से पहले एक और चीज़ समझो। गॉस लॉ से पढ़ने से पहले आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ है। क्या चीज़ है समझते हैं। मानो ये एक सरफेस है, ठीक है। ये एक सरफेस है। इस सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा, मतलब ये इस सरफेस का नॉर्मल किधर होगा। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल होगा ये। ठीक बात है। ये सरफेस का नॉर्मल ये, ठीक बात है ना। अच्छा, अगर ये सरफेस ऐसी हो जाए तो ये नॉर्मल इधर हो जाएगा। ठीक बात। अगर ऐसी हो जाए तो ये नॉर्मल कुछ इस प्रकार हो जाएगा। वैसे अगर मैं ये कहूँ कोई भी एक सरफेस है, कोई भी एक सरफेस है जिसका एरिया वेक्टर कुछ इस प्रकार है, क्या कहेंगे हम लोग, द टोटल नंबर ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक बात है। क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग, कहाँ से, पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको डिनोट किससे करते हैं, एग्जैक्टली फ्लक्स से। ठीक है, ये फाई से डिनोट करते हैं। ठीक बात है। और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गैस करो क्या होती होगी, वेबर। ठीक है। पर इसका थोड़ा सा फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बेसिक सा फॉर्मूला है, बड़ा इजी सा फॉर्मूला है, समझते क्या होता है। यहां समझो कि सबसे पहले हुआ क्या है, हुआ ये है कि जो एरिया वेक्टर है ना, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड उसी लाइन से पास होना चाहिए। मतलब एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में, उसी लाइन से इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पास होना चाहिए। क्या कहा मैंने ये कहा कि देखो जो एरिया वेक्टर है, मानो ये एरिया वेक्टर है, ये वाला एरिया वेक्टर है, तो इसी साइड से, इसी लाइन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट पास होना चाहिए। क्या कहा, कंपोनेंट पास होना चाहिए। मतलब क्या, मान लो एक और फील्ड बना दी मैंने, ये फील्ड है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्रकार जा रही है। ठीक बात है। और यहां से हमारा इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस साइड है। मैंने कहा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना एंगल है, थीटा एंगल है। ठीक बात है, यहाँ तक क्या। अब सोचो ऐसा, एरिया वेक्टर इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इस बात का मतलब ये इन दोनों में एंगल कितना होगा, थीटा एंगल थीटा बिटवीन किसके बच्चे, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया तक क्या। अच्छा, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके अगर वो किसी थीटा एंगल पे होते हैं तो कितने कंपोनेंट बनते हैं, दो कंपोनेंट बनते हैं। कौन कौन से, एंगल के साथ वाली लाइन के साथ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट बनता है, और एंगल के जस्ट परपेंडिकुलर वाली लाइन पे क्या बनता है बच्चे, साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा ई कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर, इसी के परपेंडिकुलर जो बनेगा ई साइन थीटा। क्लियर हो गया तक के। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक ई कॉस थीटा इधर बन रहा है और ई साइन थीटा इधर बन रहा है, और ये हमारा एरिया है। ठीक बात है। और इस एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ई साइन थीटा इधर जा रही है, ऐसे जा रही है। बताओ कितनी पास हुई, कुछ भी पास नहीं हुई। तो इस बात का मतलब ये है कि भैया जो ई साइन थीटा है वो हमारे किसी काम का बिल्कुल नहीं है। तो अब कौन सा काम का होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो ई कॉस थीटा इधर जा रहा है, मतलब इस सरफेस से होते हुए जा रहा है, इस सरफेस से होते हुए जा रहे हैं, इस बात का मतलब ये है कि ई कॉस थीटा हमारे काम का है। ठीक बात है बच्चे, यहाँ तक के। तो यहाँ से जो फ्लक्स है वो निकल के आएगा क्या बच्चे, ए इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ई कॉस थीटा एंड एरिया वेक्टर ई ए कॉस थीटा विल बी अवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक बात है, यहाँ तक क्या। अच्छा, अगर कॉस थीटा हट गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, ई डॉट ए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, डॉट प्रोडक्ट जो होता है उसको एक का नाम क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक बात है। जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। और इसका मतलब ये है कि वो जो भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर डॉट प्रोडक्ट हो तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो कैसी क्वांटिटी होगी बच्चे, वो कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर हो गया तक के, आसान था, क्लियर हो गया। अच्छा एक बार बताओ, एक और यूनिट हो सकती है इसकी,
एक तो वेबर जो SI यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। और एरिया की क्या होती है? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम विल बी ऑल्सो अ यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर हो गया? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर समझ में आ गया ना तो बात बन गई है अब किसके लिए? गॉस लॉ के लिए। गॉस लॉ क्या होता है समझो। गॉस लॉ को समझने के लिए पहले तो भैया ये बोर्ड को रफ करना पड़ेगा, ठीक बात है। देव आनंद बन गए। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। चलिए इसको रफ करने के बाद, अच्छा ये पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक बात है। चलिए अब हम पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ का नाम सुनते से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है, पर हम अभी क्लियर कट कर देंगे क्या होता है गॉस लॉ। ऑब्वियसली नाम सुनते से आपको समझ में आ गया होगा किसने दिया ये? गॉस बाबा जी ने कहा दिया है। गॉस थ्योरम, गॉस लॉ या फिर गॉस थ्योरम। क्या कहती है गॉस थ्योरम? सुनिए, मानिए एक क्लोज्ड सरफेस है, एकदम क्लोज सरफेस है, ठीक बात है, कोई ओपन सरफेस कुछ नहीं है। अगर एक क्लोज सरफेस रखा जाए उसके अंदर मैंने ढेर सारे चार्जेस रख दिए, ठीक बात है, और मुझे पूछा गया कि देखो भाई इस क्लोज सरफेस से आर पार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है। क्या जा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही है। तो इसमें बताइए कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक बात है, और वही गॉस लॉ बताता है। गॉस बाबा क्या कहते हैं कि सुनिएगा, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस। कैसी सरफेस बच्चे? क्लोज सरफेस। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू, किसके बराबर? इक्वल टू 1/f0, किसके टाइम्स? 1/f0 टाइम्स किसके? टोटल चार्ज के, ऑफ टोटल चार्ज। मतलब ये कि आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा? 1/f0 टाइम्स होगा। किसके बेटा? किसके? टोटल चार्ज के। तो ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा। यही आपका गॉस लॉ है कि अगर मैं कहूँ टोटल चार्ज, एक बढ़िया सा सरफेस है, एक सरफेस है, मानो इसमें हमने कहा एक सरफेस है, सेंटर में भी +2 क्यू रखता है, ठीक है, और इसके बाद इसका जो, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से मुझे एक लाइन निकालनी है, एकदम सिमेट्रिक है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना कि जो चार्ज होना चाहिए ना वो सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब अगर सोचो एक बढ़िया सा क्यूब है, उस क्यूब के सेंटर में अगर चार्ज है तो आपका कितना भी है? टोटल चार्ज कितना है? 2q, बाएं में कितना हो जाएगा? F0, यही आपका फ्लक्स होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिक है। क्लियर हो गया? सिमेट्रिक मतलब सेंटर से इधर से कट करिए या फिर इधर से कट करिए तो आपको कैसा मिलेगा? बराबर मिलेगा। इसी को सिमेट्रिक कहते हैं। अब थोड़ा बात समझिए, अगर मैं इसमें थोड़ा सा क्या कहे, थोड़ा सा क्या समझिए, एकदम बेसिक सी बात समझिए। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर ये क्यूब है, इस क्यूब को थोड़ा सा इमेजिन करिए, ठीक है, ये क्यूब है, वही क्यूब के इस वाले दीवार पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यूब के इस वाले दीवार पर चार्ज रख दिया क्यू, ठीक बात है। अब क्या ये सिमेट्रिक होगा? सोचो अगर मैं इधर साइड से और इधर साइड से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसको कट करता हूँ, क्या ये मुझे वर्टिकल दिखेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये वर्टिकल कब होगा? सोचिए कब वर्टिकल होगा? जब मैं एक और क्यूब इसके बाजू में लगा देता हूँ, ठीक बात है। तो आप देखिए, अब इधर से कट करिए या फिर इधर से कट करिए, आपको चार्ज सेंटर में ही मिलेगा। तो ऐसे में सिर्फ मैंने कहा इस वाले क्यूब के लिए, सिर्फ इस क्यूब के लिए यहाँ पर अगर चार्ज रखा हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? सोचिए, हमें क्या करना पड़ा? हमें ये करना पड़ा, टोटल चार्ज क्यू है F0 टाइम्स, पहली बात। दूसरी बात कि हमें एक और चीज सिमेट्रिक लगानी पड़ी, मतलब एक और क्यूब लगाना पड़ा। टोटल क्यूब कितना हुआ है? 2 क्यूब हो गए। 2 क्यूब के लिए Q/F0, 2 क्यूब के लिए Q/F0, तो एक क्यूब के लिए कितना होगा? सोचो Q/2F0। तो एग्जैक्टली आंसर होगा Q/2F0। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए अब एक छोटा सा और सवाल हो जाए तो मजा आ जाएगा, इस क्लास का एंड भी मस्त हो जाएगा, अच्छा क्लाइमेक्स हो जाएगा, ठीक है। सोचिए एक क्यूब है, चलिए ध्यान से देख लेते हैं क्या है क्यूब, ठीक है। पहले तो एक सरफेस है, ध्यान से देखो, एक सरफेस है, सरफेस के किसी हाइट पर, मान लीजिए a/2 हाइट पर, और ये जो डिस्टेंस है ये सरफेस की a/2 सो एंड सो, इन चारों साइड्स की लेंथ जो है a/2 है। मानो ये सरफेस है, ये सरफेस के a/2 लेंथ पर, हाइट पर मैं चार्ज रखता हूँ, टोटल चार्ज Q, ठीक बात है। क्या वो
उसके से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, पर एक कंडीशन, वो सिमेट्रिक होना चाहिए, दूसरा क्लोज सरफेस में होना चाहिए, ठीक बात है। तो इसको मुझे क्लोज सरफेस बनाना चाहिए। एक सर्फ, ये देखो ये आपका सरफेस है, यहाँ से इस हाइट पर हमारा यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक बात है। क्या ये ऊपर क्लोज सरफेस है? बिल्कुल नहीं, क्लोज सरफेस बनाना पड़ेगा। मतलब हमने क्या किया, 5 दीवारें आजू बाजू खड़ी कर दी, 1 2 3 4 5, छत भी खड़ी कर दी, बाकी की 4 दीवारें भी खड़ी कर दी, बेस तो था ही, ठीक बात है। हमें सिर्फ इस सरफेस के लिए चाहिए था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो हमने क्या किया, बाकी के 5 दीवारें भी खड़ी कर दी, कुछ इस प्रकार से। आप देखिएगा, मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं हूँ, तो थोड़ी सी दीवारें कमज़ोर भी बन सकती है, खैर। तो हमने 5 दीवारें बना दी। तो सोचिए बच्चे, टोटल दीवारें कितनी हो गई, 6 दीवारें हो गई। अब सिमेट्रिक हो गई है, टोटल सिमेट्रिक हो गया, ठीक बात है, हाँ या ना। अब बीच में से कट करोगे या हॉरिजॉन्टल कट करोगे तो आपको सिमेट्रिक मिलेगा। 6 दीवारें बनाने के बाद हमें टोटल चार्ज अपॉन दी एप्सिलॉन नॉट मिल गया। तो सोचो एक सरफेस के लिए चाहिए, एक सरफेस के लिए चाहिए तो कितना आ जाएगा, क्यू बाय में 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया, ठीक है। चलो एक छोटा सा सवाल आप लोग के लिए, घर के लिए दे देता हूँ, बढ़िया सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा, बेसिक सा सवाल है, ठीक है, बेसिक सा सवाल है। अगर आ गया तो बल्ले बल्ले, और नहीं आया तो फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक बात है ना। फिर हम बता देंगे भैया कैसे इसका आंसर होगा। सोचिए ये आपका क्यूब है, ये क्यूब है आपका, और इस क्यूब के इस वाले कॉर्नर पे किसी एक वर्टेक्स पे हमने एक चार्ज रखा क्यू, ठीक है। तो बताइए इस वाले, मतलब इस पूरे क्यूब के लिए, एक क्यूब के लिए कितना फ्लक्स होगा, ठीक बात है। हमने एक वर्टेक्स पे, किसी एक वर्टेक्स पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, उस क्यू पर कितना फ्लक्स होगा एक क्यूब की वजह से। क्लियर हो गया तक के, ठीक बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मस्त रहो, खुश रहो, आबाद रहो।